नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं सुशील भट्ट। अन्ना हजारे की राष्ट्रीय कोर टीम के सदस्य रहे हैं। साथ ही साथ जो जमीनी समस्याएं हैं उसकी जानकारी रखते हैं और उन समस्याओं का निदान कैसे हो, उन लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का लगातार काम करते हैं। उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। हालांकि अब राजनीति छोड़ सामाजिक कार्यों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जी। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत दिल्ली से करते हैं। चूँकि अन्ना हजारे के राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं, ऐसे में सवाल तो बनता है सर कि जी। दिल्ली में जिस तरीके से शराब नीति को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार हुआ, उसके जी। बाद अन्ना हजारे की वो चिट्ठी आई, जी। अरविंद केजरीवाल का जवाब आया कि भाजपा तो अन्ना हजारे के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। जी। पूरे मामले में अन्ना हजारे की वो चिट्ठी, उस पर वाद विवाद को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आज अरविंद केजरीवाल को ये दिख रहा है कि अन्ना जी के कंधों पर भाजपा बंदूक रख के चला रही है। ये केजरीवाल तब कहाँ गए थे जब अन्ना जी के कंधे पर रखकर भाजपा ने बंदूक चलाई और वो इतने बड़े नेता बन गए। आज केजरीवाल कितनी बार के देखिए चीफ मिनिस्टर बन गए अन्ना जी की वजह से, और आज अन्ना जी को उन्होंने जिस तरीके से किनारे कर दिया इस्तेमाल करके, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अरविंद केजरीवाल को एक इनमेच्योर पॉलिटिशियन मानता हूँ, और मैं तो बाकायदा पॉलिटिशियन मानता ही नहीं हूँ। वो एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई पॉलिटिकल कोई ऐसा गुण या ऐसी कोई बात मुझे लगता नहीं है कि उनके अंदर है। और अन्ना जी का के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उनका मतलब, हाँ, जिस तरह आदर्श की बात करते हैं, राजनीतिक आदर्श की, उसको मतलब उसके खिलाफ मुझे जाता है ये। लेकिन आप अन्ना जी के टीम के सदस्य रहे हैं। जी। जो अन्ना हजारे जी की चिट्ठी आई थी, वो आपको क्या ऐसा लगा कि वो किसी से प्रभावित होकर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, या वाकई उनके अंदर दुख हुआ होगा? नहीं, अन्ना जी को लगा होगा कि मतलब जो चल रहा है कि उनको पहले ये लगा कि ये तो बड़ी ईमानदारी की बात करते थे, और सिसोदिया जो सिसोदिया पे जब बात आई तो उनको लगा कि क्योंकि उन्हीं के शिष्य रहे हैं सिसोदिया भी, तो शायद हो सकता है उनका मन दुखित हुआ हो किस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है। और आज जो लोग ईमानदारी की बात करके पॉलिटिक्स में आए और आज वही लोग भ्रष्टाचार में उनका नाम उजागर हो रहा है, तो निश्चित रूप से अन्ना जी ने, क्या पता, चिट्ठी लिखने का यही कारण हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, अब आपके गृह राज्य की ओर बढ़ते हैं। काफी सुर्खियों में रहा है जब से पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आए हैं। जी। समान नागरिकता जो कानून है, जी। चुनाव से पहले वहां पे इसकी मांग उठाई गई थी। जी। चुनाव जीतने के बाद भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री बनने के साथ ही एक कमेटी गठित कर दी गई, जी। और अब सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। जी। वाकई आपको लगता है कि उत्तराखंड में इस कानून की आवश्यकता है? क्या उत्तराखंड की जनता इस कानून को स्वीकार करेगी, और या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कदम है? नहीं, मुझे लगता है ये राजनीति से प्रेरित कदम है, और कहीं ना कहीं मोदी जी के आगे अपनी छवि प्रस्तुत करना है, इस तरीके का मुझे लगता है कि एक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट मैं इसको कहूँगा। क्योंकि देखिए, जो ये मुद्दा है, ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, और इसको राज्य अपने मन से इसको ऐसे वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो समान नागरिक संहिता है, इसको एक कानून के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र इसको कर सकता है। तो राज्यों में इस प्रकार की बातें करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हास्यास्पद है, और ये राजनीति से प्रेरित मुझे लगता है। राजनीति से प्रेरित? उत्तराखंड में वास्तविक हकीकत इससे दूर है? नहीं, देखिए, समान नागरिक संहिता अगर मेरी बात मानी जाए तो होनी चाहिए, क्योंकि जब सब लोग समान हैं तो अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए भारत में। मैं तो इसका पक्षधर हूँ। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं कि हम समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू करेंगे, तो निश्चित रूप से ये मुझे राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है। आपका कहने का मतलब है कि अगर लागू होना चाहिए तो देश स्तर पे होना चाहिए, और उत्तराखंड में क्यों, बाकी के राज्यों में भी शुरुआत की ये कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार? जी जी जी, ठीक है जी। एक और कानून आपके यहाँ कमेटी एक और चीज को लेकर बनी थी, वो थी भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून, जी। और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। जी। अब परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड से भी वो जोड़ा जाएगा, जी, जमीन के कागजात को। जी। कहीं ना कहीं उसको आप कैसे देखते हैं, सरकार के उस, हालांकि वो अभी तक कानून में तब्दील नहीं हुआ है, जी। समिति ने सिफारिश की है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सिफारिशों पर हम गौर करेंगे। जी। तो क्या आपको क्या लगता है, ये जो सिफारिश है वो सही है, या उसमें आप भी अपना कुछ सुझाव रखना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जनता की ये मांग थी भू कानून लागू किया जाए उत्तराखंड में, जैसे हिमाचल वगैरह में है। तो एक पहाड़ी राज्य, तो यहाँ का अलग हिसाब किताब से होना चाहिए। तो लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने भू कानून को भी कमज़ोर करने का काम किया है,
क्योंकि भू कानून जो जनता चाहती जिस हिसाब का वो कानून मुझे लगता है ये लोग नहीं लाएंगे, और खाली एक जनता का मुंह बंद करने के लिए इस कानून को, मतलब एक औपचारिकता मात्र मैं कहूँगा कि ये खाली एक जनता को बताने के लिए कि हम भू कानून ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें कई पेच हैं और कई चीज़ें हैं, वो तो अब जब इसका कानून बनेगा तभी पता चल पाएगा कि क्या है। कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब भू कानून को हल्का करने का इन्होंने काम किया। मतलब ये है कि हाँ, भू कानून नहीं लागू तो होगा। हाँ। जैसे देश में लोकपाल बना, पर लोकपाल क्या कर रहा है बताइए? कभी आपने सुना है कि लोकपाल ने इसको सजा सुनाई? या पहले कहते हैं प्रधानमंत्री भी उसके दायरे में आएगा, या इतने भ्रष्टाचार हो रहा है देश में जो भी है, तो आपने कभी सुना? लोकपाल बनाया गया, मनमोहन सिंह ने ही खुद घोषणा की थी, उसके बाद क्या हुआ? तो वही चीज़ है, कुछ चीज़ जनता जब जनता किसी मांग को उठाती है तो उसके मद्देनज़र वो चीज़ लागू कर दी जाती है, पर वो कितना मजबूती से उस चीज़ को रखा, उसको वो किया जाता है, वो बड़ी बात है। सर, क्योंकि आप राजनीति में भी रहे हैं जी। और अगर मैं सही हूं तो आप सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता भी रहे हैं। जी जी, पूर्व में। हालांकि अब भाजपा से आपकी दूरी जी, क्यों जी। हुई ये एक अलग सवाल है। जी जी। लेकिन वर्तमान में भाजपा की स्थिति, जी भाजपा की कार्य प्रणाली जी। और खास करके उत्तराखंड में जो नई जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश, जिसमें पुष्कर सिंह धामी भी आते हैं, जी। ये तमाम प्रक्रियाओं को आप किस हिसाब से नापते तोलते हैं? क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको कैसे देखते हैं, नापते जी। तोलते हैं, क्योंकि जी। जाहिर सी बात है कि आपके कुछ अपने भी विचार होंगे उस पर। जी। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो आपको पता है कि पूरे देश में मजबूत है, और आप देख ही रहे हैं कि आज उनका इतना आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है कि वो हवाई बातें भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें, तब भी जनता उनको सराह रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल करके इस देश में जो उन्होंने, उनका शासन अभी चल रहा है, और लोग उससे उत्प्रेरित भी हैं। मतलब इन्होंने एक तरीके से लोगों को बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से मान दिया है, मैं तो ये कहूँगा। और देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी का जहाँ तक प्रश्न है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, तो उसके बावजूद भी उनका नंबर आना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को, या मोदी जी की पसंद वो हो सकते हैं, इसलिए उनका नंबर आ गया। और शायद जब जितने भी सरकारी जो योजनाएं होती है उसमें मुख्यमंत्री जी के साथ मोदी जी का फोटो अवश्य होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे लगता है कि उनके एक मुख्यमंत्री बनने का कारण है, या हो सकता है। और मुझे लगता नहीं है कि जिस हिसाब से उनको एक युवा मुख्यमंत्री हैं, वो जो उनके व्यक्तित्व में जो एक निखार आना चाहिए था, या उनको उनका अपनी कार्यशैली से दिखाना चाहिए था, वो अभी तक तो दिख नहीं रहा है। लेकिन आगे भविष्य के गर्त में क्या पता वो क्या करते हैं इस राज्य में, क्या मतलब उनको, उनके व्यक्तित्व में क्या आपको धामी से और ज़्यादा उम्मीद है? जी, उम्मीद है, या फिर आपको नहीं, जिस हिसाब से प्रदर्शित किया गया, मतलब नौजवान है इसलिए उम्मीद है। देखिए, कोई बुजुर्ग नेता होता तो इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन नौजवान है इसलिए उम्मीद है। अच्छा, आप बुजुर्ग के लिए बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, बुजुर्ग के लिए बैटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, तो नहीं। हो सकता है पोखरियाल साहब एकदम खुश हो जाए। नहीं, कोई नौजवान देखिए बनता है। एक बार पुष्पेश त्रिपाठी उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष बने, तो हमें लगा कि क्या पता एक क्षेत्रीय पार्टी है, इसका कुछ आगे भला होगा, लेकिन वो भी फिसड्डी निकले। तो मुझे लगता है कि देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगा, अभी तो सरकार अभी नहीं है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आप चूंकि नेता तो हैं ही, हालांकि अब एक और आपके बारे में दिलचस्प चीज पता ये चला कि आप अभिनेता भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिल्म में एक्टिंग में की, जरा उसके बारे में बताइए। नहीं, वो आजकल देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, तो कई मुझे खाली रहना अच्छा नहीं लगता है। तो एक द लेडी किलर नाम से फिल्म की शूटिंग हो रही थी नैनीताल में, तो वहाँ बुलावा आया और मैं गया, और अर्जुन कपूर की पिक्चर है, उसमें पंडित जी का मैंने उसमें अभिनय किया है, और अब जल्दी ही वो रिलीज होगी। अच्छा जी, बड़े बजट की पिक्चर है वो। बड़े बजट की पिक्चर है, तो उम्मीद की जा सकती है। जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अन्ना हजारे को फिर से सक्रिय होना चाहिए? अन्ना हजारे को एक बार फिर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहिए? नहीं, अन्ना जी ने देखिए लोगों को देश में जगाने का काम किया। जब कांग्रेस सरकार गई तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गई, आज भ्रष्टाचार की बात तो होती नहीं है। आज तो देश का माहौल ही दूसरा हो गया ना, आज तो सारे मुद्दे गौण हो गए। आज आप महंगाई की बात करेंगे तो लोग मानने को ही तैयार नहीं कि महंगाई है देश में। मतलब सारे मुद्दे अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है। पहले एक मुद्दा हुआ करता था, मुझे अभी याद है, अभी मतलब 5-10 साल, लगभग 10 साल पूर्व, कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इसको लेके बड़े आंदोलन हुआ करते थे। तो आज आवाज़ कहाँ सुनाई दे रही है, और कहीं ना कहीं महंगाई हो रही है, दिख रही है लोगों को। और देखिए, आज तो ट्रेन के टिकट में तक जीएसटी लग गया है। टिकट कितना महंगा हो गया है, लगभग दुगना रेट हो गया है जो रेल में जो लोग यात्रा करते हैं उनके टिकट पे। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई तो दे रहा है, पर समझ नहीं आ रहा है, ये मेरी समझ से परे है।
राष्ट्रवाद और ये कहीं ना हिंदुत्व कहीं का मुद्दा अंधभक्ति हावी का हो गया है। जो पर्दा लोगों की आंखों में पड़ा हुआ निश्चित नहीं, रूप से ये हो सवाल तो सकता मैं है। भी पूछ रहा हूँ ना कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व हावी हो गया है नहीं आपके देखिए, मुताबिक? राष्ट्रवाद अलग चीज़ है और हिंदुत्व अलग चीज़ है। देखिए हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है और जो इस मिट्टी में पैदा हो निश्चित रूप से वो देश के लिए कहीं ना कहीं उसकी एक विचारधारा होती है कि जिस मिट्टी में पैदा हुए उस मिट्टी के लिए मर मिटना, यही राष्ट्रभक्ति है मेरे हिसाब से। और कुछ लोग हो सकते हैं जो देश के प्रति ना सोचते हो, तो लेकिन हिंदुत्व तो देखिए एक और ये ओरिजिनल हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व तो विवेकानंद जी का था, जो कहते थे कि मतलब जो हिंदू धर्म श्रेष्ठ है लेकिन हमें और धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। मतलब ये स्वामी विवेकानंद तो बहुत दार्शनिक व्यक्ति थे ना, तो ये स्वामी विवेकानंद की भी बात करते हैं, तो हिंदुत्व कहाँ है स्वामी विवेकानंद वाला, ये बड़ा प्रश्न है। तो आज हिंदुत्व को इन्होंने एक कट्टरपंथ के तरीके से जो दिखाया जा रहा है कि मतलब उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है या वो किया जा रहा है देश में, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। अब चूंकि आप फिल्में भी कर रहे हैं जी, आप राजनीति नहीं भी देखिए कर हर चुके नेता हैं। अभिनेता होता है, मोदी जी हाँ, से बड़ा बिल्कुल, अभिनेता बिल्कुल, कौन अभिनेता है? जी और नेता वही होता है जो जी अभिनय कर सके। जी जी ये भी जी बड़ी बात है। जी 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 लेकिन आपने फिल्में भी की, आपने नेतागिरी भी किया, जी। आपने सामाजिक काम भी किया, जी। आंदोलन भी किया। जी आगे क्या करना है? खास करके उत्तराखंड में आप किन मुद्दों पर फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं जी। और आगे आपका लक्ष्य क्या रहने वाला नहीं, है? आगे लक्ष्य वह है कि राज्य से जुड़े हुए मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ मतलब आगे करने का विचार है, लेकिन अब देखते हैं समय के अनुसार। यदि हर किसी का देखिए एक समय होता है, तो कभी समय आएगा तो निश्चित रूप से उस पर काम होगा। और मेरी विचारधारा देश के लिए देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं कि बीजेपी के लोग राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त कोई भी हो सकता है। मैं एक सामाजिक संगठन चलाता हूँ जिसका नाम है स्वराज हिंद फौज, और इसकी स्थापना ही राष्ट्रभक्ति के उद्देश्य से की गई। जिन लोगों को हम भूल गए, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भूल गए, भगत सिंह को भूल गए, खाली नाम लिया जाता औपचारिकता मात्र। आजकल आपने देखा होगा कि होर्डिंग में छुटभइये नेताओं के पोस्टर लगे होते हैं, लेकिन आपने कभी देखा होर्डिंग में भगत सिंह का फोटो लगाओ या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगाओ? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो झूठा जो दिखाया जा रहा है देश में कि राष्ट्रवाद, तो कहीं ना कहीं देखिए राष्ट्रवाद वह है जो देश के मतलब जिसकी सोच देश के प्रति हो, वो राष्ट्रवाद है। जैसे इस देश में कोई सैनिक है तो वो राष्ट्रवादी है मेरे हिसाब से, या कोई नौजवान है जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना है, वो राष्ट्रवाद है। अच्छा, आपने सैनिक की बात कर दी क्योंकि आप जमीन पे रहते हैं, युवाओं के बीच रहते हैं। जी। एक अभी योजना शुरू की गई है, उसका विरोध काफी देश भर में हुआ, अग्निपथ योजना का। जी। आपके अनुसार उत्तराखंड, क्योंकि फौज में वहाँ के लोगों की काफी संख्या है जी, उत्तराखंड के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? ये सवाल आपने सैनिक का जिक्र किया इसलिए मेरे मन में आया। नहीं बिल्कुल, और आप जमीन पे रहते हैं इसलिए मैंने आपसे जी पूछा। बिल्कुल। देखिए विरोध तो पूरे देश में हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही भी है। देखिए ऐसा ना, देश में अगर क्योंकि देखिए देश के पास बजट की कमी है, तो देखिए आर्थिक संसाधन तो सीमित है, लेकिन क्या है कि सेना की थोड़ा सैनिकों की संख्या बढ़ानी है जो है, तो कहीं ना कहीं रणनीति हो सकती है। क्योंकि कम वर्ष में आदमी जब रिटायर होकर आएगा तो प्रशिक्षित होगा। अगर बाई चांस किसी दूसरे दुश्मन देश से लड़ाई छिड़ जाए तो जो भूतपूर्व सैनिक हो जाएंगे उस समय, तो वो भी लड़ाई के लिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से लोगों को प्रशिक्षित करना यह है, जैसे अन्य देशों में भी देखा जाता है, चीन वगैरह आपका उदाहरण ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस और मुझे लगता है बहुत दूरदर्शी सोच से लिया गया कदम है, और लोगों को व्यक्तिगत सोच नहीं रखनी चाहिए कि हम इतने 5 युवाओं को ये बात बता रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से। चलिए तो देखते हैं आगे क्या होता है। फौज की नौकरी सैलरी के लिए ना करें, फौज की नौकरी देश के लिए करें, मतलब ये हर कोई करता ही है। जी, तो ये थे हमारे साथ सुशील भट्ट, और इनसे फिर मुलाकात होगी कभी, और उम्मीद करेंगे कि ये अपने कामों को ऐसे ही लोगों तक पहुंचाते रहें और जनता के मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाते रहें। दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।